गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कार्यपत्रक 58 में। और इस कार्यपत्रक में हम फिर से आमना सामना करते हैं गुरुत्वाकर्षण से, लेकिन आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में आपके साथ मिल रहे हैं, जिसका नाम है द्रव्यमान और भार। बच्चों देखो, द्रव्यमान और भार को ज़्यादातर लोग जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है, या आप में से भी बहुत सारे छात्र इसको एक ही मानते होंगे, या कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि द्रव्यमान होता क्या है मोस्टली जो, क्योंकि भार हम बार बार में अपने जीवन के जो दैनिक कार्य होते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं किसी दुकान पर, तो देखते रहते हैं कि भाई ये वस्तु कितनी भारी है, कितनी हल्की है। तो भार तो हमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत पता हो। द्रव्यमान जो होता है, एक्चुअल में हम भार को माप रहे होते हैं किसी वस्तु का। तो कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को मैं दूर करता हूँ। देखिए, द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी वस्तु के अंदर जितने भी पदार्थों की मात्रा होती है, या उस वस्तु का जितना भी जड़त्व होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसे हम द्रव्यमान बोलते हैं। लेकिन भार क्या होता है? भार एक प्रकार का बल है जिसकी वजह से कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की तरफ खींचती है, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे कोई ग्रह हो, चाहे उपग्रह हो। यानी कि एक तरह का गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की तरफ खींचती है, तो उस बल को हमने क्या बोला? भार बोला। तो भार क्या है? एक प्रकार का बल है। और जो हम वजन मापते हैं किसी वस्तु का, वो क्या है? द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान किसी भी वस्तु का कभी भी नहीं बदलता, क्योंकि वस्तु के अंदर जो पदार्थों की मात्रा होती है वो हमेशा उतनी ही रहती है जितनी उसके अंदर होती है, चाहे वो वस्तु कहीं पर भी हो पूरे ब्रह्मांड में। लेकिन भार बदल जाता है, क्योंकि भार किस पर डिपेंड करता है? गुरुत्वाकर्षण बल पर डिपेंड करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी, या गुरुत्वीय जो त्वरण होता है, वो हर जगह का अलग अलग होता है। पृथ्वी पर ही आपको पता है कि ध्रुवों पर या विषुवत वृत्त पर अलग अलग हो जाता है, चांद पर कुछ अलग है, दूसरे ग्रहों पर कुछ अलग है। तो क्योंकि वहाँ पर ये जो भार होता है गुरुत्वीय बल पर डिपेंड कर रहा है, गुरुत्वीय बल अलग अलग होता है, तो इसलिए भार भी अलग अलग होगा वस्तु का, लेकिन द्रव्यमान वस्तु का नहीं बदलता। तो आइए, जिज्ञासा ने क्या कैसे समझाया है ज्ञान को पढ़ लेते हैं। ज्ञान, हम जानते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। यानी कि जो वस्तु जितनी ज़्यादा भारी होगी, वो उसको उतना ही ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा उसको हिलाने के लिए, वो जड़त्व ज़्यादा होगा उसका। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसमें मौजूद कुल पदार्थ की मात्रा होता है, जबकि वस्तु का भार एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर जिस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आकर्षित हो रही है, उस बल को हमने क्या बोला है? भार बोला है। वस्तु का द्रव्यमान स्थान में परिवर्तन से नहीं बदलता। तो क्या बदलता है? भार बदलता है, क्योंकि भार वो बल है जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। अब यहाँ पर क्या है? दोनों में अंतर दिया हुआ है। पहले हम अंतर की बात कर लेते हैं, बाद में हम वस्तु का चंद्रमा पर भार पढ़ेंगे। देखिए, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। आकर्षण बल क्या होता है? क्योंकि बल को हम यहाँ वेट से मापते हैं, जो भार होता है, भार को हम वेट से मापते हैं, और वेट को इंग्लिश में डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, इसलिए डब्ल्यू माना है। किसके बराबर होता है? एक प्रकार का क्या है? बल है। और बल का क्या फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों आपने? एम इंटू ए। और ए आपको पता है कि गुरुत्व या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हमने ए को किस में बदल दिया था? जी में बदल दिया था। तो एफ किसके बराबर हो गया? एम जी। यहाँ पर हमने क्या बोला? भार भी एक प्रकार का क्या है? बल ही तो है। तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? एम इंटू जी। और बच्चों, एम क्या होता है? एम का मतलब क्या है? द्रव्यमान। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान अलग चीज है जिसको हम एम से दर्शाते हैं, और जब द्रव्यमान के गुणा में अगर हम गुरुत्वीय त्वरण कर देते हैं, तो उससे क्या बनता है? उसका भार निकल जाता है। जैसे मान लीजिए, आपका जो द्रव्यमान है वो 50 किलोग्राम है। जो द्रव्यमान का जो मात्रक है वो क्या है? किलोग्राम। बच्चों, ग्राम किलोग्राम में जो भी हम मापन करते हैं वो द्रव्यमान का मापन करते हैं, भार का नहीं करते हैं। तो मान लीजिए आपका जो वजन है वो कितना है? 50 किलोग्राम है। उस आपका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। अगर कोई बोले कि आपका भार कितना है, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का हिसाब से 9.8, और थोड़ा इजी कैलकुलेशन के लिए हम इसको 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो भार होगा यानी कि डब्ल्यू होगा, वो कितना हो जाएगा? 500, 500। अब क्योंकि ये बल है तो इसका मात्रक क्या आएगा? न्यूटन। 500 न्यूटन। तो इतना फर्क होता है। भार कुछ अलग चीज़ होती है बच्चों, जो हम अपने दैनिक जीवन में मापते हैं वो क्या मापते हैं? द्रव्यमान मापते हैं, ठीक है। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अगला पॉइंट हमारे पास में है कि वस्तु का भार एक बल है जिसका परिमाण
और दिशा दोनों होते हैं, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण है तो किस तरफ वस्तु खींच रही है, दिशा भी है वहाँ पर और परिमाण तो है ही है, इसलिए ये एक सदिश राशि होती है। जबकि द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है। तो दोनों में फ़र्क देख लेना बच्चों, साथ साथ अंतर, क्योंकि अंतर इसमें टेबल की फॉर्म में नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपको अपनी नोटबुक में टेबल फॉर्म में ही दर्शाने हैं। किसी भी वस्तु का अन्य ग्रह या उपग्रह पर भार उस स्थान द्वारा वस्तु पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बदलता है। तो दूसरा जो अंतर है वो क्या है कि जो भार है वो हमेशा बदल जाता है वस्तु के स्थान के हिसाब से, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता। अतः एक वस्तु का चंद्रमा पर भार चंद्रमा द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, इसीलिए चंद्रमा वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा और वस्तु का भार भी कम होगा। द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम है, जबकि भार की इकाई न्यूटन होती है। किलोग्राम और न्यूटन दोनों की इकाई में भी एक अंतर आप बता सकते हो। अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके सामने, 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार क्या होगा। तो किलोग्राम यानी कि m की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 और g की वैल्यू 9.8, तो कितना हो गया 98 न्यूटन, ये उसका भार निकल आता है। तो 10 किलो की वस्तु है, 10 किलोग्राम की वस्तु है, लेकिन उसका भार कितना आ रहा है 98 न्यूटन आ रहा है। तो आप सोचोगे बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं है बच्चों, वो भार एक अलग ही चीज़ होती है, उसको आपको अलग से देखना है, द्रव्यमान को अलग से देखना है। आइए अब बात करते हैं कि चंद्रमा से रिलेट करके देखते हैं कि अगर कोई वस्तु चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान, धरती पर द्रव्यमान क्या होगा, चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा, धरती पर भार क्या होगा। तो बच्चों द्रव्यमान तो बिल्कुल क्लियर है, सभी वस्तुओं का हर जगह पर बराबर ही होता है, इसलिए द्रव्यमान हम यहाँ पर नहीं निकाल रहे हैं। हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना होता है। धरती पर तो पता लग गया, अगर कोई 10 है तो गुणा में 9.8 कर देना, कोई 20 है तो गुणा में 9.8 कर देना, अगर 50 है तो गुणा में 9.8 कर देना, धरती पर निकल आएगा। लेकिन चंद्रमा पर क्या होता है, हमें चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पता करना पड़ेगा कितना होता है। तो माना कि एक वस्तु का द्रव्यमान m है, उसका चंद्रमा पर भार Wm है। W क्यों लिया गया, वेट के हिसाब से, क्योंकि भार निकाल रहे हैं तो W वेट को, और m का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर मून, ठीक है, मून की वजह से हमने m लगा दिया कि पता रहे कि हम मून के ऊपर उसका वेट की बात कर रहे हैं। तो चंद्रमा पर उसका भार Wm है। मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान mm है, m का मतलब मास होता है, मास मीन्स द्रव्यमान, और छोटे वाले m का मतलब क्या है, यहाँ पर मून ही है, इसलिए मून का द्रव्यमान mm है। और उसकी त्रिज्या, त्रिज्या मतलब r का मतलब क्या है, रेडियस, रेडियस को हमने r से ले लिया, और क्योंकि मून की रेडियस है तो r m लगा दिया नीचे। ये सब बातें आपको यहाँ पर मान ली गई है हमने। तो इसका जो भार का जो सूत्र बनेगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के हिसाब से, वहाँ पर हमने F लिया था, तो क्योंकि F भी बल है, W भी बल है, तो दोनों को किसके बराबर रख सकते हैं, एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, बड़ा G ऊपर चंद्रमा का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, और चंद्रमा की त्रिज्या का स्क्वायर जो वर्ग होता है, ये हमारा सूत्र पहले हम इसमें पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार WE है। W किस लिए, वेट के लिए, और E किस लिए, अर्थ के लिए। अर्थ का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, धरती होगी, हमारी पृथ्वी होगी, तथा पृथ्वी का द्रव्यमान ME है और त्रिज्या RE है। कुछ नहीं है, R मीन्स रेडियस, E मीन्स अर्थ, M मीन्स मास यानी कि द्रव्यमान, और E मतलब अर्थ का द्रव्यमान। तो इसका नियम क्या हो जाएगा, इसका रूल सूत्र क्या बनेगा हमारे पास में, ये वाला दूसरा बन गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है, तो इन दोनों को डिवाइड में लिख देंगे आगे। तो हमने समीकरण दोनों को यहाँ पर लिख दिया है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से विभाजित करने पर ऊपर चंद्रमा लिख लिया, नीचे अर्थ लिख लिया। चंद्रमा का सूत्र ऊपर है और अर्थ का सूत्र नीचे है। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जो RE सबसे ज़्यादा डिवाइड में जा रहा है वो ऊपर जाके MM, देखो यहाँ पर एक तो सबसे कॉमन बात मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों ही सूत्र में जो छोटे वाला m है यानी कि वस्तु का द्रव्यमान दोनों में आ रहा है, तो ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, इनको हमने यहाँ से कट कर दिया है। अब जो हमारे पास में बचा है वो बचा है ऊपर केवल चंद्रमा का द्रव्यमान, और नीचे वाले में बचा है केवल अर्थ का द्रव्यमान, धरती का द्रव्यमान बचा है, ऊपर चंद्रमा का द्रव्यमान बचा है। तो जो नीचे आ रही है वो जाके चंद्रमा के द्रव्यमान के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मून का हमारे पास में जो मून की त्रिज्या का वर्ग है ये वाला,
ये यहाँ जाके अर्थ के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों जो हमारे पास में है वो एज इट इज़ रहेंगे। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू अगर हमें पता है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में इनकी वैल्यूज़ लिखी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर सीधी रख दी गई है वर्कशीट के अंदर। तो देखिए क्या होता है कि सबसे ऊपर क्या है, मून का द्रव्यमान कितना है, 7.36 इंटू 10⁻22 किलोग्राम में होता है। तो किलोग्राम आप यहाँ पे लगाया नहीं गया है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी किलोग्राम रहेगा, नीचे अर्थ का किलोग्राम रहेगा, तो कैंसिल भी हो जाते हैं आपस में। इसके बाद में अर्थ की त्रिज्या है, ऊपर ई है, आर ई। अर्थ की त्रिज्या कितनी है, 6.37 इंटू 10⁻6। और इन दोनों का क्या करना है हमें, स्क्वायर, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया। नीचे हमारे पास में है मास ऑफ अर्थ, अर्थ का द्रव्यमान, धरती का द्रव्यमान कितना है, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। बच्चों यहाँ पर ऊपर मून का 7 देख के ये मत समझना कि अर्थ का कम है 6। यहाँ पर पावर देखो 10⁻22 है मून के लिए, और यहाँ अर्थ की पावर क्या है, 24 है, यानी कि 100 का 2 जीरो का फर्क हो रहा है यहाँ पर। तो अर्थ का द्रव्यमान ज़्यादा होता है मून से, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल भी धरती का ज़्यादा होगा चांद के कंपैरिजन में। अब हमने क्या किया, इनको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई हमारे पास में वो आई है 0.165, और इसको अगर हम रेशियो में लिखना चाहें रेशनल नंबर में, तो 1 नियरली 1/6 के बराबर आती है। ये जो नीचे दिया गया है सिंबल, इसका मतलब है नियरली इक्वल टू, लगभग इसके बराबर आता है, वह 1/6 के बराबर। तो इससे हमारे पास क्या निकल के आता है, एक सीधी सी लाइन निकल कर आती है कि चंद्रमा पर वस्तु का जो भार है वो पृथ्वी पर वस्तु का भार के 1/6 भाग होगा। यानी कि मान लीजिए किसी का, जो अभी अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था, 98 न्यूटन निकाला था। मैं दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपका वजन, आपका जो द्रव्यमान है वो 60 किलोग्राम है अर्थ के ऊपर, हर जगह पर 60 किलोग्राम ही रहेगा क्योंकि ये द्रव्यमान है। अगर हम धरती पर भार निकालें, आपका कितना निकालेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिया है, थोड़ा सा 9.8 नहीं लिया, यहाँ पर 9.8 लेना है जी की वैल्यू, लेकिन मैंने 10 ले लिए। तो वस्तु का, यानी कि आपका जो भी द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 600 न्यूटन हो जाएगा। आपका जो भार है, आपका जो भार है वो क्या हो जाएगा, 600 न्यूटन हो जाएगा। ये तो किसके ऊपर आ गया, धरती के ऊपर। चंद्रमा के लिए क्या बोला गया है कि धरती पर जो भी भार आएगा उसका क्या करना है, 1/6 करना है। तो अगर हम चंद्रमा पर निकालें तो इसको 6 से भाग कर देंगे, 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 100 न्यूटन आएगा। इतना कम हो जाता है, ठीक है। तो ग्रेविटी, वहाँ का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 1/6 कम है, 6 गुना कम है। तो जब भी आप कभी चंद्रमा पर जाओ, मौका मिले कभी साइन वहाँ पर एस्ट्रोनॉट बन के, तो बच्चों देखना कि आप अगर एक हल्का सा जंप भी लगाओगे तो काफ़ी ऊंचे उछल जाओगे, ठीक है ना। जो यहाँ पर एक 5 फीट 6 फीट से ऊंचा आप जो जंप नहीं कर सकते, वहाँ पर आप 40 30 20 फुट तक आप आराम से जंप कर सकते हो, लेकिन नीचे आने में भी आपको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसा करना मत वहाँ अगर आपको जाने का मौका मिले। लेकिन इसको समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एक लाइन और लिखी हुई है, यदि आपका भार पृथ्वी पर 48 न्यूटन है तो क्या करना है, 48/6, 8 आ जाएगा, किसके ऊपर आ जाएगा, चंद्रमा के ऊपर। तो चंद्रमा जितना भी किसी वस्तु का भार दिखाई दे धरती पर, उसको 6 से भाग करके किस पे आ जाएगा, चंद्रमा पर आ जाएगा। तो चंद्रमा पर आप बहुत हल्के होंगे तो आपका भार घटकर कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन हो जाएगा। अब बच्चों चलते हैं अभ्यास की तरफ। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कम होगा। भार किस पर कम होगा भाई, चंद्रमा पर कम होगा। कारण स्पष्ट कीजिए। कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि चंद्रमा पर जो वस्तु का भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 भाग होता है, इसलिए चंद्रमा पर भार कम होगा। किसी वस्तु के चंद्रमा पर भार को ज्ञात करने के लिए एक गणितीय सूत्र परिकलित कीजिए। तो बच्चों गणितीय सूत्र आपके सामने यहाँ पर है, बिल्कुल ये जो पूरा सूत्र बनाया है हमने यहाँ से लेकर और नीचे तक, ये वाला सूत्र यहाँ तक आप लिख देना। थोड़ा शॉर्ट अगर कर सकते हो तो ज़रूर करना इसको, अदरवाइज आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपके पास में है, किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार कौन से कारक पर निर्भर करता है। किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार 2 कारक पर निर्भर करता है। डब्ल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, एक तो उसके द्रव्यमान पे और दूसरा वहाँ के उस स्थान के
गुरुत्वाकर्षण बल पर या ग्रेविटी पर निर्भर करता है। यदि एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार 10 न्यूटन है, वो एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे। यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा पर भार 10 न्यूटन है तो उसका भार पृथ्वी पर कितना होगा। चंद्रमा पर अब की बार में क्या हुआ कि चंद्रमा पर दे रखा है भार, पृथ्वी पर नहीं। कितना, 10 न्यूटन। पृथ्वी पर देते तो हम 6 से भाग कर देते, यहाँ पर क्या करेंगे, हम 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 न्यूटन। किस पर आएगा, पृथ्वी पर। पृथ्वी पर 60 न्यूटन आ जाएगा, 6 से गुना करना है। और अगर पृथ्वी पर दे तो हमें क्या करना है, चंद्रमा के लिए 6 से भाग करना है। तो बच्चों ये आपकी जो वर्कशीट है मुझे तो काफ़ी मज़ेदार लगी, आपको भी लगी होगी। बस अपना कोरोना से ध्यान रखना, साबुन पानी से हाथों को लगातार धोते रहना, भीड़ भाड़ वाली जगह पर मत जाना। धन्यवाद।